Good morning, students. We are starting the chapter 2 of book 2, Sociology, Social Change and Social Order in Rural and Urban Society. Change क्या है? Change का मतलब है जब कोई भी चीज़ अब पहले जैसे रूप में नहीं रहती है, उसका रंग रूप बाकी और उसका जो बिहेवियर है, उन सब चीज़ों में जब अंतर आ जाता है, कोई भी चीज़ जब अपने पहले वाले फॉर्म में नहीं रहती है तो वो क्या कहलाता है? चेंज, है ना। जो भी मॉडर्न सोसाइटी में आज के समय पर जो है, उन सबको ये पता है कि जो चेंज है वो सोसाइटी में परमानेंट है। परमानेंट का मतलब क्या है? परमानेंट का मतलब ये है कि जो चेंज है, बदलाव है, वो निरंतर आता है, कॉन्स्टेंटली सोशल चेंज होता रहता है। जो पहले आज से 200 साल पहले जो कंडीशन थी वो अब नहीं है ना। दैट इज़ इसलिए हम कह सकते हैं कि जो चेंज है, सोशल चेंज है, ये एक परमानेंट एक्टिविटी है। ओके। सोशल चेंज क्या होता है? जब समाज में रहने वाले लोगों के विचारों में, सोचने समझने की शक्ति में बदलाव आने लगता है तो ये क्या कहलाता है? सोशल चेंज कहलाता है। तब सोशल चेंज आता है, ठीक है। और ये जो सोशल चेंज है वो इसमें हर तरह के चेंजेस इंक्लूड होते हैं, ना केवल छोटे बल्कि काफ़ी बड़े बड़े। ये जो सोशल चेंजेस होते हैं बहुत छोटे पैमाने पर ना करके काफ़ी बड़े पैमाने पर होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े बदलाव होते हैं जो फंडामेंटली चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। और सोसाइटी का जो एक बहुत बड़ा सेक्शन है वो इन चेंजेस से अफेक्ट होता है। तो जो चेंजेस है वो इंटेंसिव भी हो सकते हैं और एक्सटेंसिव भी हो सकते हैं। इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है एक बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े सेक्टर में सोसाइटी के। और ये सोशल जो कि सोशल चेंज को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। सोशल चेंजेस जो है, दो तरह के चेंजेस आते हैं सोसाइटी में, एवोल्यूशनरी चेंज और रेवोल्यूशनरी चेंज। एवोल्यूशनरी चेंज क्या है? वो चेंज होते हैं जो धीरे धीरे आते हैं और काफ़ी लंबे समय तक, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में बदलाव जो आता है वो क्या कहलाता है? एवोल्यूशनरी चेंज। जो रेवोल्यूशनरी चेंज है, रेवोल्यूशनरी चेंज अचानक जो बदलाव आता है समाज में, सोसाइटी में सडनली या क्विकली, जल्दी, बहुत जल्दी या फिर अचानक जो चेंज आता है वो रेवोल्यूशनरी चेंज कहलाता है ना। तो चेंजेस के जो टाइप हैं उनको उनके नेचर और जो उनका इम्पैक्ट है इस स्ट्रक्चर पर और जो चेंजेस उस पर डिपेंड करता है। और साथ ही आइडियाज़, वैल्यूज़ और बिलीव्स में भी चेंजेस आते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब है कि द ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब है सोसाइटी के स्ट्रक्चर में बदलाव आना, सोसाइटी की संरचना में बदलाव आना, है ना। टू इट्स इंस्टीट्यूशन, है ना, उसके इंस्टीट्यूशन में बदलाव आना और उसके रूल्स में बदलाव आना जिसमें जो इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू रन किया जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पेपर मनी का जो इमरजेंस हुआ, है ना, उसके कारण मेजर चेंजेस आए फाइनेंशियल मार्केट में, ट्रांजैक्शन में काफ़ी बदलाव आए, ठीक है। चेंजेस इन वैल्यूज़, जब लोगों के वैल्यूज़ में, बिलीव्स में चेंजेस आते हैं तो ये भी सोशल चेंज को लीड करता है ना। एग्जाम्पल के लिए आइडियाज़ और बिलीव्स में जो चेंजेस आते हैं चिल्ड्रन और चाइल्डहुड के बारे में, है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काइंड है सोशल चेंज का। इसमें बताया गया है एग्जाम्पल कि एक ऐसा समय था जब बच्चों को स्मॉल एडल्ट्स में आसानी से परिवर्तित वो हो जाते थे। यहाँ कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं होता था चाइल्डहुड का जैसा कि आज है ना। फिर लेट 19th सेंचुरी में जो है इस तरह की चीज़ों पर ध्यान दिया गया और कि जो चिल्ड्रेन हैं वो इतने जो है बचपन से ही 14 इयर्स की एज तक वो कहीं भी काम करने के लिए एबल नहीं होते हैं और वो एडल्ट नहीं है कि वो इस तरह से काम कर सके। तो ये जो चाइल्डहुड का जो ये कॉन्सेप्ट है इसमें बदलाव आया कब? जब लोगों के वैल्यूज़ और बिलीव्स में
बदलाव आया, चेंज आया। ओके, तो इस तरह से स्ट्रक्चरल चेंजेस और चेंजेस इन द बिलीव्स एंड वैल्यूज़, ये इस तरह से दो तरह के चेंजेस ये होते हैं। ओके, नाउ कभी कभी जो चेंजेस हैं वो दो तरह, वो इंटरनल और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, है ना, एंडोजेनस एंड एक्सोजेनस। इंटरनल, एंडोजेनस का मतलब है अंदर से जो बदलाव आते हैं, लोगों के विचारों में जो बदलाव आते हैं। एक्सोजेनस जो है बाहरी बदलाव, जो स्ट्रक्चर में बदलाव आते हैं, बाहरी रूप में, जो समाज के बाहरी रूप में जो बदलाव आते हैं, जो कि हमने अभी पीछे पढ़ा था। ठीक है, इन्हें हम एंडोजेनस और एक्सोजेनस चेंजेस भी कहते हैं। ठीक है, 5 ब्रॉड टाइप्स हैं सोशल चेंजेस के, कॉजेज के: एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल। है ना, मतलब सोशल चेंजेस किन किन कारणों से हो सकते हैं? एनवायरमेंट के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण, इकोनॉमी के कारण, पॉलिटिकल और कल्चरल रीजन से भी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं। तो एनवायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी पर? नेचर, इकोलॉजी और फिजिकल एनवायरनमेंट जो है हमेशा ये सिग्निफिकेंट इनका रोल रहा है सोसाइटी के स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करने में, सोसाइटी को शेप देने में, है ना। जैसे कि कोई अचानक अर्थक्वेक आ जाता है, वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है, फ्लड आ जाता है, सुनामी आ जाती है ना, तो ये इसका सोसाइटी पर काफ़ी जो है ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव चेंज आ जाता है सोसाइटी में। तो इस तरह के चेंजेस को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव चेंजेस। ठीक है, और दूसरा है कंस्ट्रक्टिव चेंजेस। कंस्ट्रक्टिव चेंजेस का मतलब क्या है? ऐसे बदलाव जो अच्छे के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अरब में जब पता चला कि यहाँ पर तेल के खदान है ना, तो जब वो तेल की खदानों का पता चला तो उससे सोसाइटी में जो चेंज आया वो क्या था? कंस्ट्रक्टिव चेंज था, है ना, उसमें अच्छा प्रभाव पड़ा उसका सोसाइटी पे। जबकि जो डिस्ट्रक्टिव चेंजेस होते हैं, जैसे अर्थक्वेक, टाइडल वेव्स, वोल्केनिक इरप्शन, ये सब क्या है? डिस्ट्रक्शन लाते हैं। ओके, एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो डिस्ट्रक्टिव ना केवल डिस्ट्रक्टिव होते हैं बल्कि कंस्ट्रक्टिव चेंजेस भी लाते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अब है टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। टेक्नोलॉजी का और इकोनॉमी का क्या इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी पर? तो ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, स्पेशली मॉडर्न पीरियड में। टेक्नोलॉजी का इफेक्ट, जो पहले हम टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट होता है सोसाइटी पर। तो जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत बड़ी मात्रा में सोसाइटी में चेंज लाती है ना। इसकी हेल्प से जो है नेचर को अलग अलग तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है ना। जैसे कि बहुत सर्दी है बहुत ज़्यादा, तो सर्दी को दूर करने के लिए रूम हीटर लगाए जाते हैं, गीज़र लगाए जाते हैं। तो ये सर्दी का मौसम भी समझ में नहीं आता। तो इस तरह से एनवायरनमेंट में भी बदलाव, नेचर में भी बदलाव किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है अलग अलग वे से। जो मोस्ट फेमस इंस्टेंस और मैसिव जो डिज़ास्टर्स होते हैं, जैसे अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन है, तो उन सब को इमीडिएटली विजिबल किया जा सकता है, किया जाता है इन टेक्नोलॉजी के थ्रू। और जो है इस तरह के सोशल चेंजेस इनसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण आते हैं। इंडियन रेवोल्यूशन इसका एक, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के कारण सोसाइटी में जो चेंजेस आए हैं वो टेक्नोलॉजी के थ्रू सोशल चेंज का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, स्टीम पावर की डिस्कवरी के बाद बहुत बड़ी संख्या में इंडस्ट्रीज़ का इमरजेंस हुआ, है ना, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगाई गई। अब एनिमल और ह्यूमन बींग्स पर आश्रित ना रह करके जो स्टीम इंजन थे वो ज़्यादा स्ट्रांगली काम करते थे और ये इनसे ज़्यादा स्ट्रांग थे, लेकिन साथ ही कंटिन्यू ऑपरेशन भी इनका बिना रेस्ट के ये हो सकता था। मतलब ह्यूमन और एनिमल्स की जगह पर जो स्टीम इंजन्स थे, स्टीम मशीन्स थे, वो ज़्यादा बेटरली काम कर सकते थे और इससे सोसाइटी में बदलाव आए। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट के जो मोड्स हैं
जैसे कि स्टीम शिप है, रेलवेज़ हैं, इनके कारण इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन आया। सोशल जियोग्राफी जो थी वर्ल्ड की, उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए। साथ ही इंडिया में भी जो रेलवे का रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। 1853 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था रेलवे को इंडिया में, उसके बाद से इंडियन सोसाइटी में भी काफ़ी सारे बदलाव आए। ठीक है, तो इस तरह से टेक्नोलॉजी के थ्रू काफ़ी सारे चेंजेस सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नाउ कुछ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब हम ये पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या इकोनॉमी के कारण क्या चेंजेस आते हैं सोसाइटी में। तो कुछ चेंजेस जो कभी कभी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी चेंज करते हैं सोसाइटी को। डायरेक्टली टेक्नोलॉजिकल जो है वो चेंजेस सोसाइटी में आते हैं। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें हम पढ़ सकते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर है ना, जब इंडिया में प्लांटेशन एग्रीकल्चर किया गया तो उसमें एक सिंगल कैश क्रॉप उगाया गया। तो टी या फिर कॉटन या फिर शुगर केन की खेती की गई, तो इससे हैवी डिमांड होने लगी लेबर की। इस डिमांड के कारण जो लोग थे उन्हें रोज़गार मिलने लगा। और रोज़गार मिलने के साथ ही स्लेवरी के इंस्टीट्यूशंस भी बनने लगे और स्लेव का ट्रेड होने लगा अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में। 17 से 19 सेंचुरी के बीच में इंडिया में भी टी प्लांटेशन जो था आसाम में, उसमें काफ़ी सारे लेबर्स को लगाया गया। मतलब बंधुआ मजदूरों को ज़बरदस्ती मजदूरी करने पर मजबूर किया गया ईस्टर्न इंडिया में। स्पेशली जो आदिवासी थे झारखंड और छत्तीसगढ़ की एरिया के। आज के समय पर भी देश के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर कस्टम ड्यूटीज़ या टैरिफ जो हैं वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू लाए जाते हैं। और इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं और ऑक्यूपेशंस हैं उनमें उनके लिए एक वरदान साबित हुए हैं। और इस तरह की जो फोर्स्ड लेबर है उस पर रोक लगाने में ये जो है काफ़ी हद तक हेल्पफुल साबित हुए हैं। तो इस तरह से इकोनॉमिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी सोशल चेंजेस लाने में हेल्पफुल होते हैं या फिर सोशल चेंजेस लाने का एक बहुत बड़ा कॉज होते हैं। पॉलिटिक्स के कारण किस तरह से चेंज आता है सोसाइटी में, है ना। अगर किसी देश में कोई वॉरफेयर होता है, कोई युद्ध छिड़ जाए या फिर युद्ध छिड़ जाता है या फिर पॉलिटिकल चेंजेस आते। पॉलिटिकल चेंजेस का मतलब है सरकार बदली जाती है, गवर्नमेंट चेंज होती है, एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट को लाया जाता है। तो इसके कारण भी सोसाइटी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। पॉलिटिकल चेंजेस जो है सोशल चेंज को लाते हैं थ्रू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अक्रॉस डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड क्लासेस, है ना। अलग अलग सोशल ग्रुप्स इसमें बन जाते हैं और अलग अलग क्लासेस इसमें अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, देन कल्चर किस तरह से सोसाइटी को चेंज करते हैं। कल्चर जो है इसका बहुत ही वाइड फील्ड है ना। फील्ड आइडियाज़, वैल्यूज़, बिलीव्स ये सब इसमें आते हैं जो लोगों की लाइफ को शेप देते हैं। तो चेंजेस जब लोगों की आइडियाज़ में, बिलीव्स में चेंजेस आते हैं, लोगों के सोचने का तरीका बदलता है, उनके जो विश्वास है, उनकी मान्यताएं, उनमें जब बदलाव आता है तो सोशल लाइफ में भी उनके कहीं ना कहीं बदलाव आता है। तो जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इनॉर्मसली सोशल इम्पैक्ट डालते हैं रिलीजन पर भी। रिलीजियस बिलीफ्स और नॉर्म्स जो हैं वो सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करते हैं और साथ ही सोसाइटी को चेंज भी करते हैं, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने में भी काफ़ी हद तक हेल्पफुल होते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं सोशल चेंजेस में जिनमें रिलीजन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो रिलीजियस बिलीव्स हैं कुछ क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट सेक्ट्स के, जिन्होंने कैपिटलिस्ट सोशल सिस्टम को इस्टेब्लिश करने में हेल्प किया, है ना। इंडिया में भी हमने देखा कि कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं रिलीजन के जो सोशल चेंज को लेकर के आए। इनमें से जो बेस्ट नोन है वो है बुद्धिज़्म का इम्पैक्ट जो इंडिया की सोशल और पॉलिटिकल लाइफ पर पड़ा एंशिएंट इंडिया में, है ना। और इसका जो वाइड स्प्रेड इन्फ्लुएंस हुआ भक्ति मूवमेंट
जो हुआ मिडिवल पीरियड में, इसमें कास्ट सिस्टम भी इंक्लूड है, ये सारी चेंजेस इसमें आए। ठीक है, तो डिफरेंट एग्जाम्पल हमने पढ़े कल्चरल चेंजेस के जिन्हें सोशल चेंजेस को लीड किया सोसाइटी में, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है विमेन का सोसाइटी में प्लेस। सोसाइटी में जो महिलाओं की स्थिति है उसमें जो बदलाव आया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मॉडर्न एरा में विमेन ने काफ़ी स्ट्रगल किया इक्वालिटी के लिए, है ना, और इससे कई तरीके से सोसाइटी में चेंजेस वो लेकर के आई। A very different stage of change produced by the position of women can be seen uh, in consumer advertising, है ना। हम जो कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग वगैरह देखते हैं उसमें हमें हम देख सकते हैं कि आज के समय पर जो महिलाओं की स्थिति है वो कितनी बदल चुकी है पहले से। ठीक है, तो सोसाइटी में जो महिलाओं का आज रोल है, विमेन आज के समय पर डिसीजन मेकर हैं और वो पुरुषों और मैन के बराबर हैं। हर वो फील्ड जहाँ पर मैन है, चाहे वो गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में विमेन और मैन इक्वल कंडीशन में आज आ चुके हैं। ठीक है, तो कोई एक फैक्टर ऐसा नहीं है जो सोशल में चेंज लाता है ना। तो जो कॉज है सोशल चेंज का वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो सोशल चेंजेस का जो कॉज है वो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कॉजेज से इंटर रिलेटेड है, और साथ ही कल्चरल कंपोनेंट्स भी उसमें रहता है। पॉलिटिक्स भी इन्फ्लुएंस करती है, एनवायरनमेंट भी इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को। तो जो चेंजेस जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, है ना। अब क्योंकि जो मॉडर्निटी तभी आएगी जब चेंजेस आएंगे सोसाइटी में। ठीक है, स्पेशली कंटेम्प्रेरी टाइम में काफ़ी तेज़ी से बदलाव आया है पहले की अपेक्षा हमारी सोसाइटी में। सोशल चेंज जो है उन्हें बेटर अंडरस्टूड हम कर सकते हैं। ठीक है, और आगे ये तो इस तरह से सोशल चेंजेस के कई सारे फैक्ट्स होते हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण सोशल चेंजेस आते हैं। इन सब फैक्टर से मिलकर के ही सोसाइटी में चेंजेस आता है। देन नेक्स्ट है सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर का मतलब है एक स्पेसिफिक रूल जिसके बेस पर कोई सोसाइटी चलती है ना। सोशल चेंजेस को समझने के लिए ज़रूरी है कि वो सोशल ऑर्डर के साथ आए, सोशल ऑर्डर को भी समझा जाए, है ना। सोशल ऑर्डर ये एक ऐसी टेंडेंसी है जिसमें सोशल सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जाता है रेगुलेट करने के लिए सोसाइटी को। समाज में समय समय पर हर समय बदलाव होता रहता है, तो इस बदलाव को एक्सेप्ट करना और सोसाइटी में स्टेबिलिटी लाने के लिए एक रेगुलेशन की ज़रूरत होती है, एक बेसिक रूल्स की ज़रूरत होती है जिसके बेस पर वो सोसाइटी रन करती है। इसे हम सोशल ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग और वायबल सोशल सिस्टम वायबल सोसाइटी इस्टेब्लिश करने के लिए सोसाइटी में सोशल ऑर्डर का होना बहुत ज़रूरी है। हर सोसाइटी जो है रिप्रोड्यूस करती है अपने आप को, समय समय पर मेंटेन करती है अपनी स्टेबिलिटी को। ठीक है, जो लोग हैं वो कुछ एक जैसे रूल्स फॉलो करते हैं, एक जैसे एक्शन होते हैं उनके, सिमिलर, तो उससे सिमिलर रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, और ज़्यादा और जो जनरली जो इंडिविजुअल्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं वो फेयरली और प्रेडिक्टेबल मैनर में बिहेव करते हैं, है ना। जब एक जैसे रूल सबके लिए रहेंगे तो एक जैसे एक्शन भी होंगे और सेम रिजल्ट भी होगा, तभी सोसाइटी में स्टेबिलिटी आएगी और सोसाइटी आगे बढ़ सकती है। ओके, तो यह है सोशल ऑर्डर। नाउ डोमिनेशन, अथॉरिटी एंड लॉ। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? सोशल टर्म्स में लेजिटिमेसी जो है वो एक्सेप्टेंस की डिग्री को रेफर करता है। इसका मतलब है कि पावर जो है, पावर जिसमें इन्वॉल्व होती है। लेजिटिमेट का मतलब है वैध, है ना। जो लेजिटिमेट पावर्स सोसाइटी को दी जाती है, जिसके बेस पर वो सोसाइटी को रन करता है, वो क्या कहलाता है? अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी को मैक्स वेबर ने डिफाइन किया है। क्या बोला है उन्होंने? पावर कंसीडर टू बी जस्टिफाइड
और प्रॉपर, है ना। क्या बोला है उन्होंने कि पावर, ऐसी पावर जो जस्टिफाइड हो या फिर प्रॉपर हो, ऐसी पावर को अथॉरिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक पुलिस ऑफिसर है, एक जज है, एक स्कूल का टीचर है, इन सबको अलग अलग तरह की अथॉरिटी या पावर मिली होती है अपने जॉब्स को करने के लिए, ठीक है। डोमिनेशन क्या होता है, लॉ क्या होता है, एक लॉ जो है वो कोडिफाइड नॉर्म्स होते हैं और रूल्स होते हैं जिन्हें कोडिफाई किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और कुछ रूल्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलाए जाते हैं। ये यूजुअली रिटन डाउन होते हैं, और जो लॉज हैं वो स्पेसिफाई किए जाते हैं और समय समय पर उनमें बदलाव भी किया जाता है। और जो भी कोई लॉ को नहीं मानता है या फिर वायलेट करता है तो उसको पनिशमेंट भी दी जाती है। डोमिनेशन क्या है, डोमिनेशन जो है पावर के साथ आता है। अथॉरिटी जब मिलती है, पावर जब किसी को मिलती है तो उसके साथ ही डोमिनेशन भी आ जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो पावर है एक्चुअली लेजिटिमेट पावर होते हैं या फिर अथॉरिटी होती है जो लार्ज पार्ट के लिए दी जाती है, जो लॉज के अंडर में कोडिफाई किया जाता है, ठीक है। देन कॉन्टेस्टेशन, क्राइम एंड वायलेंस। कॉन्टेस्टेशन क्या है, कॉन्टेस्टेशन का यूज़ यहाँ पर जो है सिंपली ब्रॉड फॉर्म के लिए लिया गया है, दैट इज़ इंसिस्टेंस डिसएग्रीमेंट, है ना। कॉन्टेस्टेंट का मतलब है कि सब शामिल होते हैं सोसाइटी में, जब ना किसी भी किसी न किसी फॉर्म में जब सब लोग सभी का हस्तक्षेप होता है तो वो कॉन्टेस्टेशन कहलाता है। क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो वायलेट होता है, जो लॉज को, जो एग्जिस्ट लॉ होते हैं उनको जो नहीं मानता है, उससे ना उनसे ज़्यादा ना उनसे कम, है ना। तो वो जब ऐसा कुछ होता है कि कोई लॉ को जब वायलेट किया जाता है तो वो क्राइम कहलाता है। द मोरल वर्थ ऑफ द एक्ट इज़ नॉट डिटरमाइंड solely by the fact that is violate existing law, है ना। इफ़ द एग्जिस्टिंग लॉ इज़ बिलीव टू बी अनजस्ट, अगर ये पाया जाता है कि जो लॉ एग्जिस्टिंग है वो अनजस्ट है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक पर्सन क्लेम करता है कि वो उसने इसलिए ब्रेक किया क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीज़न था, उसने जो लॉ ब्रेक किया है उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है ना, तो उसके इस बात को नहीं माना जाता है, और क्योंकि उसने लॉ तोड़ा है, लॉ ब्रेक किया है, इसलिए उसके अगेंस्ट वो उसको लॉ को वो वायलेट करता है और उसे क्रिमिनल माना जाता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि क्राइम क्या है, ब्रेकिंग ऑफ लॉ। तो अगर हम एक शब्द में कहें तो क्राइम का मतलब क्या है, इज़ द ब्रेकिंग ऑफ लॉ, कानून तोड़ना, ठीक है। कानून तोड़ने का मतलब क्या है, जो लेजिटिमेट डिसेंट है, जो जायज़ और जायज़ है, एक उसके उस बाउंड्री के बाहर जा कर के जब कोई काम किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, क्राइम कहलाता है। वायलेंस क्या है, वायलेंस जो है ब्रॉडेस्ट लेवल पे आता है। इसकी वायलेंस का मतलब है जब हम लॉफुली यूज़ नहीं किया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को, या फिर लॉफुली जब हम किसी इंस्टीट्यूशन को हैंडल नहीं करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा एक्शन जो लॉफुल नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है, वायलेंस कहलाता है, ठीक है। मतलब वायलेंस का जो दूसरा रूप है उसको हम इल्लीगल भी कह सकते हैं। वो हर चीज़ जो इल्लीगल होती है वो वायलेंस कहलाती है। हर एक्ट वायलेंस होता है एज बीइंग डायरेक्टेड अगेंस्ट द स्टेट, जो जिसे हमारे देश ने लॉ के अकॉर्डिंग माना है और दिया है, और हम अगर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, उसके विपरीत काम जो भी होता है, उसके अगेंस्ट जो भी होता है, देश के अगेंस्ट जो भी काम होता है, जो भी एक्शन होता है, वो वायलेंस कहलाता है ना। अगर कोई मर्डर करता है, किसी का असॉल्ट करता है, तो वो क्या है, वायलेंस है ना। वायलेंस, है ना, सोशल ऑर्डर का एनिमी होता है। मतलब सोसाइटी में जो स्टेबिलिटी है उसका दुश्मन है, उसका एनिमी है वायलेंस, है ना। ये कॉन्टेस्टेशन का एक एक्सट्रीम फॉर्म होता है
जो ना केवल लॉ को ट्रांसग्रेस करता है बल्कि इम्पॉर्टेंट सोशल नॉर्म्स को भी ब्रेक करता है। वायलेंस जो है सोसाइटी में वो सोशल टेंशन प्रोड्यूस करता है और सीरियस प्रॉब्लम्स की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, और ये चैलेंज है स्टेट की अथॉरिटी के लिए, बहुत बड़ा एक चैलेंज बन जाता है। इस सेंस में हम उस समय पर सरकार होती है, जो रिजाइम होती है, उसकी लेजिटिमेशन की फेलियर मानते हैं, है ना। अगर किसी सोसाइटी में वायलेंस हो रहा है तो हम ये मानेंगे कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वो वहाँ की जो मशीनरी है, गवर्नमेंटल मशीनरी है, वो फेल हो चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल ऑर्डर एंड चेंज इन विलेज, टाउन एंड सिटी। तो विलेज, टाउन और सिटी में जो इन तीनों की सोसाइटी में जो चेंजेस आते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। विलेजेस जो है विलेजेस में जो बदलाव आते हैं वो ज़्यादातर इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पर किस बेस पर आते हैं, एग्रीकल्चर, क्योंकि जो गांव है ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, नोमैडिक वेज है वहाँ के लोगों की, है ना। हंटिंग, गैदरिंग फूड और ट्रांसलेंट एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं। उनका इसके कारण जो भी बदलाव आता है वो उससे विलेजेस की सोसाइटी में भी बदलाव आता है। तो एग्रीकल्चर जो है बेसिक फॉर्म होता है किसी विलेज का, तो एग्रीकल्चर में जो चेंजेस आते हैं टेक्नोलॉजी के कारण, है ना, तो उससे उस विलेज की सोसाइटी में भी चेंज आता है। ओके। इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म में देखें तो रूरल और अर्बन सेटलमेंट में यूजुअली जो डिफरेंस होता है वो दो फैक्टर्स के कारण होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी और प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड इकोनॉमी एक्टिविटी। जो सिटीज़ और टाउन्स हैं उनमें ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, जबकि विलेजेस में पॉपुलेशन कम होती है ना। और जो लोगों का और जो पर नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया होता है ना, पर स्क्वायर किलोमीटर जो लोगों की संख्या है उसमें भी काफ़ी अंतर होता है देन विलेजेस, है ना। हालांकि स्मॉलर टर्म्स जो है इनका यहाँ पर लोगों का जो नंबर है विलेजेस में वो काफ़ी कम होता है और बड़े एरिया में लोग वहाँ पर स्प्रेड होते हैं। विलेजेस जो हैं वो टाउन्स और सिटीज़ से काफ़ी अलग होते हैं। किस बेस पर? लार्जेस्ट शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। शहरों, टाउन्स और सिटीज़ में जो है नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, जबकि विलेजेस में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ही मेनली होती हैं और इकोनॉमी का बेस होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो विलेजेस जो हैं वो पॉपुलेशन, वहाँ की जितनी भी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से ही लिंक होती है अपने ऑक्यूपेशन के लिए, जबकि सिटीज़ और टाउन्स में एग्रीकल्चर के अलावा जो दूसरे सोर्स होते हैं इनकम पर, उन पर बेस्ड होती है वहाँ की सोसाइटी। एक टाउन और सिटी में काफ़ी अंतर नहीं होता है। टाउन और सिटी जो है बेसिकली एक ही सेम होते हैं, बस उसमें साइज़ का थोड़ा अंतर, उनके साइज़ का अंतर होता है। ठीक है। नाउ सोशल ऑर्डर एंड सोशल चेंज इन रूरल एरियाज। हम पढ़ेंगे कि विलेजेस में जो सोशल ऑर्डर और सोशल चेंज है वो किस तरह से होता है और अर्बन एरियाज़ में ये चेंज किस तरीके से होता है। तो हम ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ मैं स्टॉप करती हूँ इस क्लास को, इसको आप ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। सो गुड डे।